नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। दोस्तों, आज हम एक नए मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की इकाई 3 का मॉडल है। यह मॉडल है प्रोफेसर मीड का नव प्रतिष्ठित आर्थिक वृद्धि मॉडल, प्रोफेसर मीड्स न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर जे.ई. मीड, जो कि कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने मॉडल के 2 उद्देश्य बताए। प्रथम उद्देश्य संतुलित विकास की अवस्था का विश्लेषण करना है और द्वितीय उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय की नियमित वृद्धि की आवश्यक दशाओं का विश्लेषण करना है। यदि मॉडल की मान्यताओं को हम देखें तो प्रथम मान्यता स्वतंत्र एवं बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता है। द्वितीय मान्यता पूंजी श्रम अनुपात की परिवर्तनशीलता की मान्यता है। इस मान्यता का अर्थ यह है कि पूंजी और श्रम के अनुपात को परिवर्तित किया जा सकता है। पूंजी की अधिक मात्रा के साथ श्रम की कम मात्रा और श्रम की कम मात्रा के साथ पूंजी की अधिक मात्रा को हम उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त कर सकते हैं। तीसरी मान्यता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता, अर्थात स्थिर दर से पैमाने में वृद्धि की जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है। चौथी मान्यता है उपभोग वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और पांचवी मान्यता मॉडल में मीड ने मानी है कि उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं की स्थानापन्नता होती है, अर्थात उत्पादन की दृष्टि से हम पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर उपभोग वस्तुओं का और उपभोग वस्तुओं के स्थान पर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन मान्यताओं के अंतर्गत मीड ने अपना वृद्धि मॉडल प्रस्तुत किया है। यदि मीड के मॉडल की हम व्याख्या करें तो यह देखेंगे कि सर्वप्रथम मीड ने अपने मॉडल में उत्पादन फलन को प्रस्तुत किया है। उत्पादन फलन, जैसा कि हम जानते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ KLNT, यह उत्पादन फलन का समीकरण मीड के मॉडल का प्रथम समीकरण है। यदि यहाँ हम y का अर्थ देखें तो y का मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय आय, f अर्थात फलन, k का मतलब है पूंजी स्टॉक या मशीनों की उपलब्ध मात्रा, l का तात्पर्य है श्रम की उत्पादन के लिए उपलब्ध मात्रा, n भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्ध मात्रा को बताता है और T को लिया गया है समय के साथ होने वाली तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए। इस प्रकार उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीकी प्रगति के सहयोग से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। मीड ने अपने मॉडल में राष्ट्रीय आय का समीकरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय आय जो होती है अर्थव्यवस्था की, वह यदि हम देखें तो उत्पादन के मुख्य साधन पूंजी और श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। यदि हम आय में वृद्धि को देखना चाहें तो डेल्टा y इक्वल टू MPPK डेल्टा K प्लस MPPL डेल्टा L प्लस डेल्टा y डैश। यहाँ पर डेल्टा y आय की वृद्धि है, MPPK श्रम की पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता को बताता है, MPPK डेल्टा K पूंजी में होने वाली वृद्धि को बताता है, MPPL श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता को बताता है, डेल्टा L श्रम की मात्रा में होने वाली वृद्धि को बताता है और डेल्टा y डैश तकनीकी प्रगति में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। यदि हम उत्पादन की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर को देखना चाहें तो इन सभी घटकों को हमें आय के अनुपात में देखना पड़ेगा, तब हमें वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर ज्ञात होगी। जहां हमने डेल्टा y को लिया है तो वह हो जाएगा डेल्टा y अपॉन y MPP
के हो जाएगा MPP के अपॉन वाई, डेल्टा के अपॉन के इंटू के प्लस MPP L अपॉन हो जाएगा वाई। और यदि श्रम की वृद्धि को अनुपात में ले तो डेल्टा L अपॉन L इंटू L, और तकनीकी प्रगति की वृद्धि दर हो जाएगी डेल्टा Y डैश अपॉन Y। तो इस प्रकार मीड ने अपने मॉडल में वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दरों की गणना की है। अब अपने मॉडल को सरलीकृत करने के लिए उन्होंने डेल्टा Y अपॉन Y के स्थान पर Y को लिया है, जो कि राष्ट्रीय आय की आनुपातिक वृद्धि दर को बताता है। MPP के अपॉन Y के स्थान पर उन्होंने U को लिया है, डेल्टा K अपॉन K इंटू K के स्थान पर उन्होंने K को लिया है, और MPP L अपॉन Y के स्थान पर उन्होंने Q को लिया है, और डेल्टा L अपॉन L इंटू L के स्थान पर L को लिया है, और डेल्टा Y डैश अपॉन Y के स्थान पर R को लिया है। तो इस प्रकार उन्होंने यह बताया है कि आय की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता और पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता और श्रम की मात्रा में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति की आनुपातिक वृद्धि, इन तीनों दरों के भारित योग के बराबर आय की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर होती है। तो इस प्रकार यदि मीड के इस मॉडल में तकनीकी प्रगति को शून्य मान लिया जाए तो हम पूंजी और श्रम की इन आनुपातिक वृद्धि दरों की स्थिति में कॉप डगलस के उत्पादन फलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार मीड ने भी अपने मॉडल में श्रम और पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता और उनकी आनुपातिक वृद्धि दरों की चर्चा की है। इसके बाद मीड ने अपने मॉडल में यह बताया कि यदि हमें अर्थव्यवस्था के विकास की सही स्थिति जाननी है, अर्थात वास्तविक वृद्धि को देखना है, तो राष्ट्रीय आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का हमको आकलन करना होगा। तब हम यह जान पाते हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि का सूचक माना जाता है। तो इस प्रकार यदि पूर्व समीकरण में y माइनस एल और uk प्लस क्यू एल प्लस आर माइनस एल कर दें तो यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को यदि हम हटा दें तो हमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ज्ञात हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की गणना उन्होंने की है, जो कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि का सूचक माना जाता है। अब मीड ने अपने मॉडल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के अलावा पूंजी संचय की वार्षिक दर की भी गणना की है, क्योंकि मीड के अनुसार पूंजी संचय की जो दर होती है वह विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो पूंजी संचय की दर की गणना के लिए हम यदि समीकरण 2 से UK को लें तो UK इक्वल टू समीकरण 2 के अनुसार MPP के अपॉन Y इंटू डेल्टा K अपॉन K इंटू K है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पूंजी में वृद्धि है डेल्टा K, पूंजी में वृद्धि विनियोग के बराबर यदि होती है और विनियोग होता है बचत के बराबर, अर्थात आय का वह भाग जो बचाया जाता है उसी के बराबर यदि अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में यह विनियोग पूंजी स्टॉक में वृद्धि करता है, जिसे हम डेल्टा K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इस समीकरण के अनुसार UK बराबर हो जाता है MPP K अपॉन Y इंटू डेल्टा K के स्थान पर हम ले लेते हैं डेल्टा K के स्थान पर SY अपॉन K इंटू K। तो डेल्टा K के स्थान पर SY को लेने से
क्योंकि डेल्टा के बराबर आई बराबर एस है, और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है यू के इक्वल टू एम पी पी के एस। अब यहाँ पर एम पी पी के स्थान पर मीड ने अपने मॉडल में लिया है V को, अर्थात पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता के लिए उन्होंने V का प्रयोग किया है। तब U के को हम यदि देखें, U के बराबर हो जाता है V S। तो इस प्रकार पूंजी संचय की वार्षिक दर की गणना का समीकरण अपने मॉडल में मीड ने प्रस्तुत किया U के इक्वल टू वी एस। अब यदि तकनीकी प्रगति को इसमें शामिल कर लिया जाए तो y इक्वल टू समीकरण 2 के अनुसार हो गया वी एस प्लस आर। चूंकि मीड ने अपने मॉडल में तकनीकी प्रगति को स्थिर मान लिया है, इसलिए y बराबर हो जाता है वी एस, और यह स्पष्ट करता है y बराबर वी एस, जो समीकरण है वह स्पष्ट करता है कि पूंजी संचय की वार्षिक दर के बराबर ही आय वृद्धि की दर होनी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में हमको सतत वृद्धि की अवस्था की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि हम सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था का विश्लेषण करना चाहें तो मीड ने अपने मॉडल में बताया कि के जो है अर्थात पूंजी की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर के बराबर आय की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर होनी चाहिए, अर्थात डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। आय की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर पूंजी की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर के बराबर होनी चाहिए। मीड के मॉडल की यह विशेषता है कि यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर के बराबर रहती है तो आय की यह वृद्धि दर एक स्थिर वृद्धि दर होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलित अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मीड ने अपने मॉडल में आय की इस वृद्धि दर को स्थिर रखने की एक शर्त बताई है। वह शर्त क्या है? वह शर्त है y इक्वल टू के इक्वल टू ए, अर्थात आय की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर होनी चाहिए और यह वृद्धि दर काष्ठा वृद्धि दर के बराबर होनी चाहिए। ए बराबर है काष्ठा वृद्धि दर। काष्ठा वृद्धि दर अर्थात क्रिटिकल ग्रोथ रेट। अब इस क्रिटिकल ग्रोथ रेट को उन्होंने, काष्ठा वृद्धि दर को उन्होंने समीकरण 2 की सहायता से समझाया है। मॉडल का जो समीकरण 2 है y इक्वल टू यू के प्लस क्यू एल प्लस आर, यह मीड के मॉडल का द्वितीय समीकरण है। चूंकि y इक्वल टू के इक्वल टू ए है, इसलिए y और k के स्थान पर हम a का प्रयोग करेंगे, तो a बराबर हो जाएगा यू ए प्लस क्यू एल प्लस आर। अब इसी समीकरण में हम आगे बढ़ें तो यू ए को हम इधर लाएंगे तो a माइनस हो गया यू ए इक्वल टू क्यू एल प्लस आर। अब और आगे बढ़ें तो a इंटू 1 माइनस यू इक्वल टू हो गया क्यू एल प्लस आर, अर्थात काष्ठा वृद्धि दर a बराबर हो गया क्यू एल प्लस आर अपॉन 1 माइनस यू। तो इस प्रकार यह काष्ठा वृद्धि दर है, क्रिटिकल ग्रोथ रेट है, जो कि आय की वृद्धि दर को पूंजी की वृद्धि दर के बराबर रखती है। यदि इस दर से पूंजी की वृद्धि दर ज्यादा हो जाती है तो आय में भी परिवर्तन होगा। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि पूंजी की वृद्धि दर के अधिक हो जाती है ए से, तब ऐसी स्थिति में आय में कमी आने लगती है, क्योंकि काष्ठा वृद्धि दर कम हो गई है। शर्त के अनुसार काष्ठा वृद्धि दर आय के बराबर होनी चाहिए। काष्ठा वृद्धि दर के से यानी पूंजी की वृद्धि दर से कम हो जाने के कारण
आय में भी कमी आ जाती है। आय जब कम हो जाती है तो बचत में भी कमी होने लगती है, और इस प्रकार यदि बचत कम हो जाता है तो पूंजी की मात्रा में कम होने से पूंजी की वृद्धि दर भी कम होने लगती है और वह काष्ठावृद्धि दर के बराबर आ जाती है। इसके विपरीत स्थिति हम यदि लें कि यदि पूंजी की वृद्धि दर काष्ठावृद्धि दर से कम हो जाती है, तो काष्ठावृद्धि दर से जब कम हो जाएगी तो काष्ठावृद्धि दर अधिक होने के कारण आय में वृद्धि होगी, आय बढ़ने के कारण बचत में वृद्धि होगी, और बचत में वृद्धि होने के कारण फिर पूंजी में वृद्धि होने से पूंजी की वृद्धि दर भी बढ़कर काष्ठावृद्धि दर के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार मीड के मॉडल के अनुसार काष्ठावृद्धि दर वह दर है जो कि संतुलित वृद्धि की अवस्था के लिए आवश्यक है। यह दर आय की वृद्धि दर को पूंजी वृद्धि दर के बराबर रखती है। इसलिए इस दर पर यदि अर्थव्यवस्था विकास करती है तो यह सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था होती है, जिस पर यह अर्थव्यवस्था यदि बनी रहे तो संतुलित विकास अर्थव्यवस्था का हो सकता है। इस प्रकार मीड ने अपने मॉडल में यह बताया कि देश की राष्ट्रीय आय एवं देश की प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम पर जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी प्रगति और पूंजी की वृद्धि, इन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यदि जनसंख्या, पूंजी संचय और तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव की हमको व्याख्या करनी है तो हम मीड के मॉडल का सहारा ले सकते हैं। यह जो मॉडल है वह जनसंख्या, पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर प्रभाव की संपूर्ण व्याख्या करता है, और यह बताता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वह विकास का वास्तविक सूचक होती है। इसलिए हमको पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर को काष्ठावृद्धि दर के बराबर रखकर और उसी के बराबर आय की वृद्धि दर को रखकर हम सतत विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को सतत विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। यही मीड का मॉडल है और यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मॉडल है। धन्यवाद।